क्या भारत में विदेशी फंडिंग के लिए एक समांतर कैश नेटवर्क खड़ा किया गया था? क्या हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों ने भारतीय बैंकिंग सिस्टम को दरकिनार करने की कोशिश की? ईडी की जांच में सामने आए दस्तावेज और बरामदगी अब एक ऐसी कथित साजिश की तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसके तार विदेशी डेबिट कार्डों, करोड़ों रुपए की निकासी और देश के कई राज्यों तक फैले नेटवर्क से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। विदेशी फंडिंग का सीक्रेट रूट, 1000 फॉरेन डेबिट कार्डों का ईडी की रिपोर्ट में चौंकाने वाला पर्दाफाश। कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे डेबिट कार्डों से जो भारत के किसी बैंक ने नहीं बल्कि अमेरिका के एक बैंक ने जारी किए थे। ईडी का दावा है कि इन कार्डों का इस्तेमाल भारत में विदेशी फंड निकालने के लिए किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक ये कोई एक दो कार्डों का मामला नहीं था, बल्कि वर्षों में एक विशाल नेटवर्क तैयार किया गया। ऐसे कार्ड उन लोगों तक पहुंचाए गए जो वास्तव में खाता धारक नहीं थे। सवाल यह है कि आखिर विदेशी बैंक के कार्ड भारतीय शहरों और कस्बों तक कैसे पहुंचे? क्यों एक ही नाम पर कई कार्ड जारी किए गए? और क्या ये सब केवल पैसों के लेन देन तक सीमित था या इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा था? यही सवाल अब जांच का केंद्र बन चुके हैं। एक नाम पर कई कार्ड, कौन है ये संतोष कुमार? ईडी की जांच में सबसे चौंकाने वाला दावा उन 23 डेबिट कार्डों को लेकर सामने आया है जो कथित तौर पर एक ही नाम संतोष कुमार पर जारी किए गए। एजेंसी का मानना है कि ऐसा केवाईसी और निगरानी सिस्टम से बचने के लिए किया गया। जांच अधिकारियों के मुताबिक जब अलग अलग पहचान की जगह एक सामान्य नाम इस्तेमाल किया जाता है तो असल में इस्तेमाल करने वालों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इस पैटर्न को जांच में बेहद अहम माना जा रहा है। ईडी ये भी जांच कर रही है कि कार्डों को कैसे बांटा गया, उन्हें कौन संचालित कर रहा था और उनके जरिए निकाली गई रकम आखिर किन हाथों तक पहुंची। एक साधारण नाम अब पूरे कथित नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी बन गया है। एटीएम से निकले करोड़ों, कहां गया करोड़ों का कैश? जांच एजेंसी के मुताबिक नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के लगभग 92 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी फंड भारत में इस्तेमाल किया गया। वहीं जनवरी 2024 से मार्च 2026 के बीच करीब 44 करोड़ रुपए एटीएम के जरिए नकद निकाले जाने का दावा किया गया है। ईडी का आरोप है कि ये धनराशि पारंपरिक बैंक चैनलों से गुजरने के बजाय सीधे नकद में बदली गई, यानी पैसा बैंकिंग सिस्टम में दिखाई देने के बजाय एटीएम से निकलकर ग्राउंड पर पहुंच रहा था। यही वजह है कि जांच एजेंसी इसे एक समानांतर कैश नेटवर्क के रूप में देख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम आखिर किन कामों के लिए खर्च की गई और इनका आखिरी फायदा किसे मिला? बस्तर से बेंगलुरु तक कितना बड़ा नेटवर्क? दावा किया जा रहा है कि जांच केवल महानगरों तक सीमित नहीं है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक ऑपरेटिव के पास कई विदेशी डेबिट कार्ड मिलने का दावा किया गया है, जबकि दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बस्तर और धमतरी जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में करोड़ों रुपए की संदिग्ध निकासी भी जांच के दायरे में है। एजेंसी अब ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या अलग अलग राज्यों में फैली ये कनेक्टिविटी किसी एक बड़े ढांचे का हिस्सा थी। विदेशी कार्ड, नकद निकासी, बरामद नकदी और कई संस्थाओं के बीच संबंधों की जांच अब तेज हो चुकी है। लेकिन इस कथित साजिश की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जांच का दूसरा पहलू उन लोगों से जुड़ा है जिन्हें कथित तौर पर वर्षों तक तैयार किया गया।
तो विदेशी फंडिंग नेटवर्क की जांच के बीच अब कहानी का दूसरा अध्याय खुल रहा है और यह अध्याय पैसों की निकासी से आगे बढ़कर उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें कथित तौर पर एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्पॉन्सरशिप के जरिए तैयार किया गया। ईडी अभी जांच कर रही है कि क्या एकेडमिक प्रोग्राम और फाइनेंशियल नेटवर्क के बीच कोई ऐसा संबंध था जिसने ग्लोबल फ्रॉड सिंडिकेट का इतना विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। स्कॉलरशिप या रणनीति, कहानी पैसों से आगे की। पहले कहानी विदेशी डेबिट कार्डों की थी, फिर करोड़ों रुपए की कथित निकासी की। लेकिन अब जांच एजेंसियों के सामने जो तस्वीर उभर रही है वो उससे कहीं बड़ी दिखाई देती है। ईडी के मुताबिक किसी भी नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत उसका पैसा नहीं बल्कि उसके प्रशिक्षित लोग होते हैं। CNN न्यूज 18 को मिले दस्तावेजों में ऐसे प्रस्तावों का जिक्र है जिनमें कुछ व्यक्तियों की पूरी पढ़ाई और विशेष प्रशिक्षण का खर्च उठाने की बात कही गई है। जांच एजेंसी अब ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या यह केवल शिक्षा उपलब्ध कराने की पहल थी या फिर इसके पीछे एक लॉन्ग टर्म रणनीति मौजूद थी। यही वजह है कि जांच अब बैंक खातों से निकलकर उन लोगों तक पहुंच गई है जिन्हें कथित तौर पर भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा था। दस्तावेज में दर्ज नाम, किसे और क्यों मिली मदद। CNN न्यूज 18 को मिले एक दस्तावेज के मुताबिक प्रवीण क्रिस्टोफर नाम के अधिकारी ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें अशरफ परमार नाम के व्यक्ति की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने की मांग की गई थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह सिर्फ किसी जरूरतमंद छात्र की मदद का मामला नहीं लगता। दस्तावेजों में छात्र की पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, उसका इलाका, उसकी शिक्षा और आगे चलकर वो क्या भूमिका निभा सकता है जैसी कई जानकारियां दर्ज होने का दावा किया गया है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या ऐसे प्रस्ताव सिर्फ कुछ लोगों के लिए बनाए गए थे या फिर इसके पीछे कोई बड़ा और संगठित ढांचा काम कर रहा था। अगर बड़ी संख्या में लोगों को इसी तरह चुनकर आर्थिक मदद दी गई तो मामला केवल स्कॉलरशिप देने का नहीं रहेगा बल्कि भविष्य के लिए एक खास मानव संसाधन तैयार करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। बेंगलुरु कनेक्शन, कैंपस से नेटवर्क तक। जांच में सामने आए दस्तावेजों के मुताबिक बेंगलुरु स्थित कुछ शैक्षणिक संस्थानों के जरिए औपचारिक प्रस्ताव तैयार किए गए। इनमें साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड क्रिश्चियन स्टडीज का नाम भी सामने आया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों को उच्च धार्मिक और थियोलॉजिकल शिक्षा दिलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई, खास तौर पर मास्टर ऑफ डिवाइनिटी यानी MDiv जैसी डिग्रियों की फंडिंग का जिक्र दस्तावेजों में होने का दावा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि किसी भी संगठन के लिए ट्रेंड और स्थानीय परिस्थितियों को समझने वाला नेतृत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि अब यह जांच की जा रही है कि क्या इन शैक्षणिक कार्यक्रमों का मकसद केवल एकेडमिक डेवलपमेंट था या फिर किसी बड़े ढांचे के लिए नेतृत्व तैयार करना। फंड से फील्ड तक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की जांच। ईडी की जांच अब सिर्फ पैसों के लेन देन तक सीमित नहीं है बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों को आर्थिक मदद दी गई उन्हें किस आधार पर चुना गया। सूत्रों का दावा है कि ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी गई जिनकी अपने इलाके और समाज में मजबूत पकड़ थी। गुजरात, उत्तर भारत और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े उम्मीदवारों के चयन के पीछे क्या कोई बड़ी रणनीति थी, इसकी भी जांच हो रही है। एजेंसी का मानना है कि जो लोग स्थानीय भाषा, संस्कृति और समाज को अच्छी तरह समझते हैं वे किसी भी अभियान या विचार को ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब ईडी की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पढ़ाई और प्रशिक्षण के बाद ये लोग वापस अपने इलाकों में लौटे और किसी संगठित गतिविधि का हिस्सा बने
ईडी के मुताबिक यहीं पर कथित फंडिंग नेटवर्क और मानव नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ते दिखाई देते हैं। अगर जांच में ये दावे सही साबित होते हैं तो मामला केवल विदेशी फंडिंग का नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाली एक साजिश का हिस्सा भी बन सकता है।